दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं यानी कि क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो आप सी स्पोर्ट्स चैनल पर जा सकते हैं। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां पर जाकर के आप क्लिक करके इस चैनल पर जाकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप लेटेस्ट और हर खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई देख सकते हैं। तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। जी हाँ, सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक द्वारा एक बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली देने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। उधर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने के पाठक पर कार्रवाई की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि गुरुवार को के पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे एक बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली देते हुए दिख रहे थे। के पाठक ये कहते हुए दिख रहे थे कि वे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ऐसी तैसी कर देंगे। जब वीडियो के वायरल होने के बाद हंगामा मचा तो फिर के पाठक ने खेद जताया है। जब समाधान यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीमांचल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रात ही ये वीडियो उनके संज्ञान में आया था। उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किशनगंज में नेपाल से घुसे हाथियों ने तांडव मचाया है। हाथियों ने एक महिला को पटक पटक करके मार दिया। जिन हाथियों के भय से पूरा इलाका दहशत में है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात किशनगंज जिले के देगलबैंक थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में नेपाल से घुसे हाथियों ने तांडव मचाया है। जंगली हाथियों ने सैकड़ों लोगों के घरों को तोड़ करके उनके फसल को बर्बाद कर दिया है। इस दौरान पिपला गांव में जंगली हाथियों ने एक महिला को पटक पटक करके अधमरा कर दिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जब मृत महिला को लेकर के इलाके में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही मृतक महिला के घर सबको देखने के लिए लोगों की हुजूम लग गया। इस घटना से गाँव में गम और गुस्से का माहौल है। आपको बता दूं कि किशनगंज से सटे भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अक्सर नेपाली हाथी किशनगंज में प्रवेश करके उत्पात मचाते हैं, जिससे हर साल लोगों को लाखों का नुकसान सहना पड़ता है। अब तक वन विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और फिर प्रशासन से हाथियों के उत्पात को कम करने को लेकर के कोई ठोस कदम उठाने की मांग की है। अच्छा, किशनगंज के सीमावर्ती गाँव में अक्सर हाथियों द्वारा उत्पात मचाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया और भागलपुर में एयरपोर्ट बनाने की खूब चर्चा हुई है। खास तौर पर भागलपुर में संभावना जताई गई है कि यहां जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी, लेकिन रनवे की लंबाई कम होने के कारण कोई बड़ी एयरलाइंस कंपनी यहां नहीं आई, जिसके कारण प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसे में 2 दिन पहले जब बजट में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई तो फिर एक बार फिर से जिले में एयरपोर्ट बनाने की मांग तेज हो गई। हालांकि अब निर्माण भागलपुर की जगह कहलगांव में निर्माण की मांग की जा रही है। इस संबंध में भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि बजट में घोषित देश में 50 नए हवाई अड्डे की सूची में भागलपुर को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा है कि भागलपुर में एक हवाई अड्डा पहले से उपलब्ध है, लेकिन जरूरत के अनुसार जगह नहीं मिलने से यहाँ 9 सीटर विमान ही उतारने की बात कही गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बरेली की दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक बार फिर से योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों की तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, जब मौलाना ने कहा है कि बाबा रामदेव पहले इस्लाम का अध्ययन करें, उसके बाद फिर इस्लाम पर उंगली उठाएं। जिन लोगों ने इस्लाम नहीं पढ़ा है उनको इस्लाम के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। बगैर पढ़े जाने किसी के बारे में बोलना गलत रास्ते पर जाना है। आपको बता दूं कि बाबा रामदेव ने राजस्थान के बाड़मेर इलाके में कहा था कि इस्लाम में यह है कि नमाज पढ़ो फिर उसके बाद जो चाहे करो। जब उनके इस बयान की मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो फिर उसका वह खुद जिम्मेदार है, जहाँ उसके धर्म को दोष देना ठीक नहीं है। इसी तरीके से दूसरे धर्मों के लोग भी गलत कार्य में लिप्त हैं तो फिर क्या उसके धर्म को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त होगा? मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने आगे कहा है कि कुछ दिनों से बाबा रामदेव इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बराबर बोलते हैं, जबकि उनका काम योग सिखाना और फिर दवाइयाँ बेचना है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। देश के हर समुदाय में उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, मगर वे अब अपनी छवि को विवादित बनाने में लगे हुए हैं। मौलाना इससे पहले भी रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार यानी कि सीमांचल के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सीमांचल में बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जहाँ सीमांचल इलाके के किशनगंज जिले के लोगों को एक बार फिर से मौसम के बदले मिजाज का सामना करना पड़ रहा है। जब गुरुवार और शुक्रवार अहले सुबह से लेकर के संध्या समय से सर्द हवाएं चलने के कारण लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम में हो रहे बदलाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। बढ़ते ठंड के कारण लोगों के आम दिनचर्या पर इसका असर पड़ने लगा है। दोस्तों पॉपुलर शेफ इंटर्न बरनाथ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक और अध्यक्ष बिल गेट्स के साथ रोटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जब बिल गेट्स जैसी हस्ती को रोटी बनाते हुए देखना यूजर के लिए काफी रोचक रहा। रोटी बनाने के लिए सेलिब्रिटी शेफ इंटर्न बरनाथ के साथ माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष बिल गेट्स भी जुड़ते हैं। जब वीडियो में शेफ बरनाथ पहले बिल गेट्स को रोटी बनाना सिखाते नजर आ रहे हैं। जब वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलता है, आटा गूंदने से लेकर के रोटी खाने तक बिल गेट्स को इस वीडियो में सब कुछ करता हुआ देखा जा सकता है। जब शेफ वीडियो में ये भी कहते हैं कि हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार का भी दौरा किया, जहां उन्होंने ये रेसिपी सीखी। यानी कि शेफ बिहार आए थे और यहाँ पर लिट्टी चोखा और रोटी बनाने सीखा था। दोस्तों बिहार में जातिगत गणना के बीच जातिवादी राजनीति की एक बार फिर से सतह पर आने की बात कही जा रही है। जहां राजद के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद मंत्री आलोक मेहता के बयान से ये बात स्पष्ट हो रही है। लेकिन जदयू की राजनीति कुछ अलग है और पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगी राजद को सामने से जवाब दे रही है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता लगातार 90% पर 10% का शासन नहीं चलने देने की बात कह रहे हैं। लेकिन इस मामले में आलोक मेहता को जवाब उनकी बहन और फिर जदयू नेत्री सुहेली मेहता ने दी है। अगले पिछड़ों को लेकर के मंत्री आलोक मेहता के बयान पर जदयू नेत्री और उनकी बहन सुहेली मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि आलोक मेहता के बयान से नीतीश कुमार और हमारी पार्टी सहमत नहीं रखती है। जदयू अगले पिछड़ों की राजनीति नहीं करती है। नीतीश कुमार समाज सेवी विकास की बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां उनका सफर और आसान होने वाला है। जब पटना से बेतिया तक बन रहे नए 4 लेन 35 महीने में बनकर के तैयार हो जाएगा। नए पुल के निर्माण के लिए टेंडर निकाल दिया गया है। NH 139W के करीब 167 किलोमीटर की अलाइनमेंट में बरकपुर सोनपुर से मनिकपुर के करीब 38 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण 2025 में पूरा हो जाएगा। जहाँ इसके निर्माण एजेंसी के चयन के लिए ANHI ने टेंडर जारी कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को टेंडर जारी कर दी है। इसमें पटना से बेतिया तक बन रहे नए 4 लेन ब्रिज के लिए निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। जब पुल के निर्माण के लिए 2025 का समय तय किया गया है। टेंडर के जरिए एजेंसी का चयन होते ही पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। इस टेंडर को 22 मार्च तक भरा जा सकेगा और फिर 23 मार्च को ये टेंडर खुलेगा। इस सड़क निर्माण की अनुमति लागत करीब 867 करोड़ रुपये है। दोस्तों बात करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क में 16% की वृद्धि की घोषणा की है। 2 साल तक रेट अपरिवर्तित रखने के अब सिगरेट पहले से अधिक महंगी हो गई है। निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि निर्देशित सिगरेट पर NCCD को आखिरी बार 3 साल पहले संशोधित किया गया था, जहां इसे लगभग 16% संशोधित करके बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में इंटर परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी निशा कुमारी जुड़वा बच्चों की मां बन गई, जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। दरअसल बिहार में इंटर की परीक्षा चल रही है। जहां इंटर परीक्षा के दूसरे दिन गुरुवार को प्रथम पाली में एक छात्रा को परीक्षा के अंतिम समय में अचानक परसों पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस बुला करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलिया लाया गया, जहां उसने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। बलिया प्रखंड के DGR उच्च विद्यालय में इंटर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान ही छात्रा निशा कुमारी को परसों पीड़ा होने लगी। अचानक परसों पीड़ा होने पर इसकी सूचना वीक्षक और फिर केंद्र अधीक्षक को दी गई। उसके बाद आनंद फानन में बलिया PHC से एम्बुलेंस मंगा करके परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त ANM के साथ बलिया PMCH भेज दिया गया, जहां परीक्षार्थी निशा कुमारी ने कुछ देर बाद ही जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है। दोस्तों दहेज के लिए एक महिला की हत्या का मामला सामने आया तो फिर एक एक करके 3 महिलाओं के साथ एक पति की कहानी सामने आ गई। इस शख्स पर तीसरी पत्नी की हत्या का आरोप है।
जी हाँ, इसकी दूसरी पत्नी रिश्तेदार के साथ भाग चुकी है। सबसे पहली पत्नी की मौत की बात कही जा रही है। अब तीसरी पत्नी की हत्या की पुलिस फाइल बनी तो फिर पहली वाली की मौत का रहस्य भी खुल सकता है। मामला बिहार के औरंगाबाद जिले की उपहरा थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव का है। जी हाँ, ये शख्स है सुबेलाल पासवान, जिस पर आरोप है कि उसने दहेज के लिए साजिश करके अपनी तीसरी बीवी चंद्रावती देवी की हत्या कर दी। फिर साक्ष्य मिटाने यानी कि सबूत मिटाने की नीयत से उसने शव को जला दिया। इस मामले में पुलिस अब मृतक की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के अररिया में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान रानीगंज की हरखट गांव जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही गुरुवार को रानीगंज के खरहट में हिंसक झड़प का मामला सामने आया। आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच गोलीबारी और फिर बमबारी की घटना हुई है, जहां करीब आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। इस मामले की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ पुष्कर ने मामले की छानबीन शुरू कर दी और फिर साथ ही साथ आधा दर्जन युवकों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी रंजिश काफी समय से चल रही थी, जहां पहले भी कई बार विवाद हुआ है। यहाँ फिर देखते ही देखते उनके बीच जमकर की गोलीबारी और फिर बमबारी शुरू हो गई। इस विवाद में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए। घायलों में से कुछ लोगों पर वारंट भी है, इसकी वजह से कुछ घायल अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। इस मामले को लेकर के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद पंचायत चुनाव के समय से ही चल रहा था, जब पहले भी दोनों के बीच कई बार मारपीट हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री शुक्रवार को 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर के बड़ी जानकारी दी है। जहां बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में जल्द ही शिक्षकों के 7वें चरण की बहाली होगी। जब मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि ये साल यानी कि 2023 नियुक्ति का साल होने वाला है, जब महीने भर के अंदर में नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। सारी मेगा सूची, योग्यता और फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी और जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी। आपको बता दूं कि बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर के अभ्यर्थियों पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ इतना ही नहीं, ये लोग कई बार शिक्षा मंत्री और फिर विधानसभा तक का घेराव कर चुके हैं, जिसके बाद अब जिसे लेकर के शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे घबराए नहीं, इस बार गलती की गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि रंगों का त्यौहार होली आने वाली है। हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर यह त्यौहार मनाया जाता है। इसे लेकर के घरों में अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है, जब बिहार समेत देश भर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि बाकी त्योहारों की तरह होली को लेकर भी लोगों में कन्फ्यूजन है कि होली किस डेट को पड़ रही है। साल 2023 की होली 7 को है या फिर 8 मार्च को, इसे लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि आखिर होली कब है। तो हिंदू पंचांग की माने तो इस साल 7 मार्च को होलिका दहन की जाएगी, यानी कि 8 मार्च को होली का त्यौहार मनाया जाएगा, जब बिहार में भी होली इस दिन होगी। जब मुहर्रत की माने तो 7 मार्च को होने वाली होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त 7 मार्च के शाम 6:31 को से रात 8:58 तक है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त यही है। जी हाँ, ये हिंदू मान्यता के अनुसार आपको बताया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि होली रंगों का त्यौहार है। इस दिन लोग सभी गिले शिकवे भुला करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं होलाष्टक के दिन ही होली की तैयारी शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि होली के 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। कहा जाता है कि इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के आम बजट के पेश करने के ठीक बाद देश के लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आज से अमूल दूध प्रति लीटर 3 रुपये महंगा हो गया है। जब मिली जानकारी के अनुसार अब ग्राहकों को अमूल के दूध पर प्रति लीटर 3 रुपये ज़्यादा देने होंगे। जहाँ इस ब्रांड का ताज़ा आधा लीटर दूध 27 रुपये जबकि 1 लीटर 54 रुपये में मिलेगा, जबकि फुल क्रीम वाली अमूल गोल्ड अब 33 रुपये में आधा लीटर और फिर 66 रुपये में 1 लीटर मिलेगी। दूध की कीमत बढ़ने का असर अन्य उत्पादकों पर भी पड़ना लाजमी है। जहाँ दूध से बनने वाली दही, मक्खन एवं मिठाई का भी महंगा होना स्वाभाविक है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एमवी गंगा बिहार मरम्मत के बाद तैरने को तैयार है। यह उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को एमवी गंगा बिहार के परिचालन का शुभारंभ करेंगे। यह लगभग 5 साल बाद पटना के लोग एक बार फिर से इसका आनंद ले पाएंगे। यह साल 2009 में बिहार सरकार ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। पहली बार जब क्रूज बिहार आया था तब इसमें बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित हुई थी। इसके अलावा कवि सम्मेलन, डांडिया और
फिर कई तरह के आकर्षक कार्यक्रम हो चुके हैं। जब फिर 2017 के बाद से ये NIT घाट पर खड़ा था। जब करीब 5 साल के बाद एक बार फिर से बिहार सरकार ने गंगा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। सरकार ने इस क्रूज के रिपेयरिंग के लिए एक एजेंसी संध्या सम्राट कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया था। IIT खड़गपुर के सहयोग से इसका रिपेयरिंग का काम सितंबर महीने से शुरू कर दिया गया था। अब ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट रिपेयरिंग के बाद पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 7 और एकलव्य स्कूल खुलने वाले हैं। इसके बाद बिहार में ऐसे विद्यालयों की संख्या 10 हो जाएगी। अभी तक बिहार में 3 एकलव्य विद्यालय बने हैं, जिसमें जमुई में बच्चों का दाखिला हो गया है। जब वहीं कैमूर के अथौरा और पश्चिमी चंपारण के रामनगर में भवन बन रहा है। भवन तैयार होने के साथ ही इसी साल नामांकन शुरू हो जाएगा। इन दोनों जगहों पर भी 700 के लगभग नामांकन होगा। इसके अलावा बिहार में 7 और जगहों पर एकलव्य विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इन 7 एकलव्य विद्यालय के लिए अब जगह चिन्हित की जाएगी। केंद्रीय बजट में देश भर में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार भले ही यातायात कानून को लेकर के गंभीर है और समय समय पर पुलिस कर्मियों के द्वारा वाहन जांच करके लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इन नियमों को ताक पर रख करके मनमानी करने से बाज नहीं आते हैं। यह हद तो तब हो जाती है जब मोटरसाइकिल सवार बाइक पर क्षमता से अधिक लोगों को बिठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा बिहार के बांका जिले में देखने को मिला, जब एक मोटरसाइकिल पर आधा दर्जन से अधिक लोग सवार थे। जहाँ आपने पुलिस को एक बाइक पर ट्रिपल लोडिंग करने वालों को तो पकड़ते और फिर चालान काटते हुए कई बार देखा होगा। सड़क पर ऐसे बाइक सवार आपको अक्सर दिख जाते होंगे जो एक बाइक पर 3 लोग मिल करके चलते हैं। जब पर ऐसा नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है, जब आधा दर्जन से भी अधिक लोग एक बाइक पर सवार दिखे। अपनी जान जोखिम में डाल करके भला ऐसा भी रिस्क कौन लेता है। यह ताज़ा मामला बिहार के बांका जिले के बौसी बाजार का है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मोटरसाइकिल पर बच्चे, महिला और फिर पुरुष समेत कुल आधा दर्जन से अधिक लोग सवार हैं। पहले से ही 2 बालिग समेत 5 लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद फिर से एक महिला एक बच्चे के साथ बाइक पर बैठते हुए दिखाई दे रही है। जब कुल मिलाकर एक मोटरसाइकिल पर बच्चे को मिलाकर के 7 लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के तहत 1 अप्रैल 2021 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष की डिग्री प्राप्त करने वाली 1,92,000 लड़कियों के परीक्षा परिणाम बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ये संख्या अभी और बढ़ेगी। बिहार की मूल निवासी लड़कियों को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना में अब बतौर प्रोत्साहन राशि 50-50 हज़ार रुपये दिए जाने हैं। इससे पहले ये राशि 25,000 रुपये थी। प्रोत्साहन राशि पाने के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया जा चुका है। इसमें अभी तक केवल 20 स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं ने प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन किए हैं। शिक्षा विभाग चाहता है कि जिन स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं के पोर्टल पर विश्वविद्यालय ने रिजल्ट अपलोड कर दिए हैं, वे सभी लड़कियां जल्द से जल्द आवेदन करें, ताकि बढ़ी हुई राशि 50,000 प्रति लड़की के हिसाब से उन्हें भुगतान किया जा सके। शिक्षा विभाग ने इस मामले में जरूरी पहल भी की है। 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 31 मार्च 2021 तक स्नातक उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को दी जानी है। तो ऐसे में अगर आप भी स्नातक कर चुकी हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको medha.soft.bis.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सपोर्ट सिस्टम डायल 112 को लेकर के पहले चरण में बहाल होने वाले पुलिस और फिर गैर पुलिस वर्ग के 7,808 पदों को लेकर के विस्तार से कार्य योजना तैयार की है। इनमें सबसे अधिक 5,856 पदों पर सिपाही और फिर चालक सिपाही की बहाली होगी। इसके अलावा 159 पदों पर इंस्पेक्टर, 887 पदों पर SI और फिर 594 पदों पर ASI तैनात किए जाएंगे। इस चरण में कुल 7,808 पदों पर बहाली से बिहार सरकार पर सालाना 421 करोड़ रुपए का राजस्व बोझ बढ़ेगा। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक पहले चरण में 3 चक्र में सभी 7,808 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जब पहले चक्र में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के लिए 391 कर्मियों की आवश्यकता है। इन पर सालाना 21 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसके दूसरे चरण यानी कि सभी 40 पुलिस जिलों में डायल 112 के 400 वाहनों के संचालन के लिए 7,311 कर्मियों की जरूरत बताई गई है। डायल 112 के इन 400 गाड़ियों के प्रबंधन पर सालाना 392 करोड़ रुपए खर्च होगा।
दोस्तों बात करते हैं कि देश में बड़ी गेहूं और फिर आटे की कीमतों ने केंद्र सरकार की टेंशन को बढ़ा करके रख दी है। जहाँ कई राज्यों में गेहूं की कीमत 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जहां वही केंद्र सरकार इसे 30 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास लानी चाहती है। जब गेहूं की कीमतें घटी तो फिर इसका असर आटे की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है, जहाँ इससे आम लोगों का बिगड़ रहा घर का बजट भी संभल सकता है। इसी को लेकर के विभिन्न राज्यों में अब गेहूं की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, गेहूं की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को जिम्मेदारी सौंपी है। ई नीलामी के जरिए बड़े और फिर छोटे गेहूं कारोबारियों को गेहूं बेचा जा रहा है। जब बुधवार को FCI के स्तर से खुले बाजार में पहली ई नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री की गई है, जब 25 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में से 22 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पेशकश की गई है। अब ऐसा लगता है कि बिहार में भी गेहूं सस्ती हो सकती है। अगर गेहूं सस्ती होती है तो फिर आटा की कीमत भी घटेगी। जहाँ केंद्र सरकार गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बाजार में उतारेगी। इनमें से 25 लाख टन सीधा चक्की कारोबार से जुड़े कारोबारियों को दिया जाएगा। केंद्र ने केंद्र भंडार, NCF और NAFED जैसे सहकारी समितियों और फिर महासंघ को बिना ई नीलामी की बिक्री के लिए 2350 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना साहिब के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की है और कैंसर की समस्या से निपटने के लिए एम्स पटना में कैंसर के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था कराने का आग्रह किया है। जहां स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविशंकर प्रसाद को आश्वासन दिया है कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है और एम्स पटना में फैकल्टी की नियुक्ति का काम चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि 2 से 3 माह के अंतर्गत एम्स पटना में कैंसर का हर तरह का अत्याधुनिक तकनीक से इलाज शुरू किया जाएगा। इस संबंध में सांसद रविशंकर प्रसाद के PRO के हवाले से बताया गया है कि दोनों नेताओं की मुलाकात नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई है। दरअसल पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को बताया है कि पटना सहित बिहार के विभिन्न इलाकों में कैंसर की बढ़ती हुई मरीजों के निदान के लिए एम्स पटना में इसके इलाज की उच्च स्तरीय व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सांसद ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया है कि इस कार्य को अपनी निगरानी में जल्द से जल्द पूरा करवाएं। आपको बता दूं कि बिहार में कैंसर के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखकर कि महावीर कैंसर संस्थान इन दिनों लगातार ग्रामीण क्षेत्र में कैंप लगा करके लोगों को कैंसर की जांच एवं जागरूक करने का अभियान भी चला रहा है। फिलहाल कैंसर के संपूर्ण इलाज के लिए लोग IGIMS पटना, PMCH और फिर महावीर कैंसर संस्थान की ओर रुख करते हैं। कैंसर की बड़ी तादाद में मरीजों को देखते हुए पटना एम्स में कैंसर के इलाज की संपूर्ण सुविधा शुरू किए जाने से लोगों को काफ़ी फायदा होगा और फिर महावीर संस्थान, कैंसर संस्थान, IGIMS समेत दूसरे अस्पतालों में कैंसर रोगियों की भीड़ को कम करने में भी सहायक होगी। दोस्तों बात करते हैं कि भारत नेपाल के सीमाई शहर रक्सौल की बेटी अंशु का चयन अमेरिका में स्थित नासा रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक के रूप में हुआ है, जहां अंशु अंतरिक्ष विज्ञान पर शोध करेगी, यानी कि रिसर्च करेगी। जहां डॉक्टर अंशु के दुनिया की सबसे चर्चित रिसर्च सेंटर में चयन होने के बाद, यानी कि नासा में चयन होने के बाद रक्सौल समेत पूरे जिले में हर्ष व्याप्त है। जहां उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। डॉक्टर अंशु रक्सौल के CTC कॉलेज के पूर्व प्रधान अध्यापक प्रोफेसर चंद्रमा सिंह एवं पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी स्वर्गीय सविता देवी की पुत्री है। अंशु के माता का निधन साल 2008 में ही हो गया था। तब से अंशु अपने पिता के सहारे अपनी जिंदगी के नैया को आगे बढ़ाया और फिर आज नासा तक पहुंच गई। दोस्तों बात करते हैं कि JDU से बगावत पर उतरे उपेंद्र कुशवाहा ने 2 साल पहले नीतीश कुमार से बंद कमरे में हुई बातचीत को सार्वजनिक कर दिया है। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चला रहा था, मुझे नीतीश कुमार ने बुला करके बंद कमरे में बात की। नीतीश कुमार ने मुझसे कहा था कि आप साथ आइए, मेरे बाद पार्टी को आपको ही संभालना है, दूसरा कोई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक और बड़ा संकेत दिया है कि JDU से इस्तीफा देने वाले RCP सिंह के साथ उनका सियासी गठजोड़ हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि 2021 की शुरुआत में जब उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय JDU में किया था तो फिर नीतीश कुमार से क्या बात हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मुझे अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए JDU के कुछ बड़े नेताओं को मेरे पास भेजा था। जहां उन नेताओं ने मुझे कहा कि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक
पारी कुछ सालों में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पार्टी का नेतृत्व आपको ही संभालना है। नीतीश कुमार के दूध से बातचीत के बाद में जब सीएम आवास में मुख्यमंत्री से मिलने गया तो फिर उन्होंने बंद कमरे में 1-to-1 बातचीत की थी। जी हाँ, उस 1-to-1 बातचीत में नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कहा था कि आ जाइए, जदयू में मेरी उम्र होती जा रही है, मेरे बाद इस पार्टी को आपको ही संभालना है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में शामिल होने के बाद मेरे खिलाफ साजिश रची गई। जी हाँ, आज ही जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो ने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं ने कई दफे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बैठक की है। इसमें जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, एक मंत्री और फिर एक सांसद शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये सब मोहरे थे, असल खेल तो वे खेल रहे हैं जो मुख्यमंत्री के सबसे खास सलाहकारों में शामिल है। वे प्लानिंग रचते रहे। मुख्यमंत्री के करीबियों ने तो मेरे खिलाफ बैठकें करवाई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिन लोगों से सीएम नीतीश कुमार घिरे हुए हैं वे जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पर डायरेक्ट हमला करके हम जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए दूसरे लोगों को आगे ला रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का बिहार के अफसरों और फिर बिहारियों को गाली देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार से जब इस संबंध में बात की गई तो फिर उन्होंने कहा कि हमने भी वीडियो के बारे में सुना है जो वायरल हुआ है। जी हाँ, मीडिया के सवाल पर मंत्री ने कहा कि मुझे अभी ऑफिस जाने दीजिए, देखने दीजिए कि पूरा मामला है क्या। जहाँ इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी वे करेंगे। बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी और फिर मद्य निषेध, उत्पाद एवं और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक वायरल वीडियो ने बिहार के प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी है। इस वायरल वीडियो में के पाठक बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को गाली देते हुए जहां उनकी ऐसी की तैसी कर देने की बात कह रहे हैं। जहां वीडियो किसी मीटिंग का है जिसमें के पाठक के साथ साथ दूसरे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। हालांकि केडीबी लाइव इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन को देख करके प्रशासन के लोग हैरान हैं। इस ऑनलाइन आवेदन में कुत्ते की जाति से लेकर के आधार कार्ड और फिर दूसरे तमाम डिटेल्स दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि कुत्ते की जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन आए हैं। जब कुत्ते का आवेदन देख करके प्रशासन के लोग भी हैरान है। मामला बिहार के गया जिला के गुरारू प्रखंड का है, जहां गुरारू के अंचल कार्यालय में एक कुत्ते के जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन आया है। आवेदन में कुत्ते के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कुत्ते का नाम टॉमी बताया गया है, मां का नाम गिनी तो पिता का नाम शेरू दर्ज किया गया है। आवेदन में कुत्ते का पता ग्राम पांडे पोखर, वार्ड नंबर 13, अंचल गुरारू, जिला गया का है। इसके साथ ही इसका पेशा स्टूडेंट बताया गया है, जहाँ आधार संख्या भी दर्ज किया गया है। कुत्ते ने अपनी जाति बड़ई बताते हुए जाति प्रमाण पत्र मांगा है, जहाँ उसने अपना आधार संख्या भी दर्ज किया है। वहीं जन्म तिथि 14 अप्रैल 2022 बताया है, जहाँ उसने ये सारी जानकारी देते हुए अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया है। कुत्ते का जाति प्रमाण पत्र आवेदन देख करके गुरारू अंचल के अधिकारी और कर्मचारी हैरान है। उनके मुताबिक किसी ने जानबूझ करके बदमाशी की है। जहाँ अंचल का अधिकारी संजीव कुमार त्रिवेदी ने मीडिया को बताया है कि इस मामले की छानबीन की जा रही है। आपको बता दूं कि बिहार में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है। ऑनलाइन आवेदन आने के बाद अंचल कार्यालय को तय समय सीमा में प्रमाण पत्र जारी करना होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के एक बड़े आईएएस अधिकारी के पाठक का बिहारियों एवं डिप्टी कलेक्टर को गाली देने के वीडियो वायरल होने के बाद अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। इस बीच अब जेडीयू में बगावत का सुर अलाप रहे हैं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये खाते हैं बिहार का और गाते हैं चेन्नई का, ये बिहार वासियों का अपमान है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को तुरंत आईएएस के पाठक के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दरअसल बिहार में आईएएस अधिकारी के पाठक एक ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होने पर सड़क पर ढंग से चलने को लेकर के बिहार वासियों को गाली दे रहे हैं। वे चेन्नई के लोगों का उदाहरण देकर के कहते हैं कि चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ किसी को बाएं से चलते देखे हो क्या। इस बात को बोलते हुए के पाठक बार बार कुर्सी से उठ भी रहे थे। जब बैठक के दौरान के पाठक कई बार बिहार के लोगों और फिर डिप्टी कलेक्टर को गाली दे रहे हैं। इसके साथ ही वे अन्य अधिकारियों से सवाल भी पूछ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पंचायत और फिर वार्डों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना का सीधा लाभ बिहार को होगा। बिहार में बड़ी संख्या में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की संभावना होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यही नहीं, उन्हें यहाँ एक स्थान पर
अच्छी किताबें मिल सकेगी, या दूसरों पर उनकी निर्भरता कम होगी। खास करके संसाधन की कमी से जूझ रहे बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध होगा, जहां उन्हें देश दुनिया में हो रहे बदलाव की भी जानकारी मिलती रहेगी। शहरों में पढ़ाई से वंचित बच्चों को गाँव में ही अध्ययन के लिए यानी कि रिसर्च के लिए उन्नत विकल्प मिलेगा। यही नहीं, डिजिटल लाइब्रेरी का कई गाँव के अन्य युवा बुजुर्ग लोग भी उठा सकेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन अगर ये जहर बन जाए तब क्या होगा। जहाँ बिहार के रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल के अंतर्गत शिव सागर के बरुआ गांव का यही दर्द है, जहां फ्लोराइड युक्त पानी ने इस गांव की 1200 की आबादी में 800 से अधिक लोगों की हड्डियां टेढ़ी करके रख दी है। यहां तक कि जानवर भी अपंग हो रहे हैं। गांव के लोग करीब 5 दशक से इस नारकीय जीवन को जीने के लिए अभिशप्त है। यह इसका असर गांव की सामाजिक दशा पर भी पड़ा है। यह आसपास के गांव के लोग इसे बीमार गांव के नाम से भी बुलाने लगे हैं। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। बीमार गांव के बदनामी का डंस झेल रहे प्रखंड की नाद पंचायत के बरुआ गांव को सिस्टम की ही नज़र लग गई है। यहाँ पर आने वालों को इंसानों और फिर पशुओं में नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की दिव्यांगता भी सहज ही देखने को मिल जाएगी। यह ग्रामीणों के दर्जनों बार शिकायत के बाद भी इस गांव का विकास सिर्फ अधिकारियों और फिर नेताओं के दौरे और फिर निरीक्षण तक ही सीमित करके रह गया है। गांव की बदहाली सरकार द्वारा संचालित तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को मुंह चिराती दिखती है। यह जहर बने जल ने पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया है। दोनों पैर से लाचार ग्रामीण रामराज प्रसाद हो या फिर दांत की बीमारी से परेशान डब्लू बिंद, या फिर एक गांव से या फिर एक हाथ से दिव्यांग जानकी देवी, सबका जीवन नरक बन गया है पानी की वजह से। जानकी के बच्चे भी जन्मजात दिव्यांग है। जहाँ बीमारी के कारण गांव में 60 से 70 साल की आयु बड़ी बात है। जहाँ सर्वसरदन कुमार एवं अन्य ने बताया है कि गांव में पशु भी दिव्यांगता पैदा होते हैं। लोग 40 से 50 साल की कम उम्र में भी मरते हैं। जहाँ गाँव में अब शादी मुश्किल हो गई है, क्योंकि कोई यहाँ अपनी बेटी नहीं बहना चाहता है। जहाँ समर्थ लोग गांव छोड़ करके शहरों या फिर दूसरे गांव में पलायन कर रहे हैं, लेकिन गरीब कहां जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि एक डॉक्टर और महिला चिकित्सा पदाधिकारी की निजी तस्वीरों और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जी हां, यानी कि एक डॉक्टर और एक चिकित्सा पदाधिकारी आपत्तिजनक हालात में थे, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटोज वायरल हो रहे हैं। ये मामला बिहार के खगड़िया में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार का है, जो एक वीडियो में एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी से मसाज कराते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर कृष्ण कुमार महिला के साथ आपत्तिजनक फोटो भी शूट कराए हैं। अब दोनों का वीडियो और फिर निजी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें पीएचसी प्रभारी अपने पद की गरिमा को भूल करके एक विवाहिता महिला से फेस मसाज करा रहे हैं। जब वीडियो वायरल होने के बाद खगड़िया डीएम ने मामले में संज्ञान लिया है। डीएम के निर्देश के बाद प्रभारी सिविल सर्जन ने दोनों स्वास्थ्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। बताया जाता है कि डॉक्टर कृष्ण कुमार खगड़िया सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं वीडियो में दिख रही है कि महिला खगड़िया के एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में CHO के पद पर कार्यरत हैं। दोनों विवाहित हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिले नजर आ रहे हैं। दोनों अधिकारी का न केवल वीडियो वायरल हो रहा है, बल्कि कई प्राइवेट फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जिला अधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने कहा है कि ये निजता का मामला है, लेकिन दोनों अधिकारी अलग अलग पद पर कार्यरत हैं। यह वायरल वीडियो और फिर फोटो पद की गरिमा के विपरीत है। लिहाजा प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर राम नारायण चौधरी ने सौ कॉज नोटिस भेज दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर है। हर जिले में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे में उनके इस यात्रा पर लगातार विपक्ष सवाल भी खड़ा कर रही है। सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने भी एक बार फिर से उनकी इस यात्रा पर हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का यह समाधान यात्रा नहीं बल्कि एक पिकनिक है, जहाँ किसी को भी कोई फायदा इस यात्रा से नहीं हो रहा है, जहाँ इस यात्रा से किसी भी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। जहाँ दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह शेखपुरा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। जहाँ इसी दौरान जब उनसे सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर के सवाल किया गया, तो फिर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार के लिए बोझ बन चुके हैं। जहाँ उनकी इस यात्रा से बिहार की जनता को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बिहार की जो भी समस्या है उनका समाधान या कोई यात्रा कर ही नहीं सकती है। इसके लिए एक बैठक होनी चाहिए, लोगों से सीधा जुड़ना चाहिए, या आम लोगों से मिलकर के उनकी बातें सुननी चाहिए, तब किसी भी समस्या का समाधान
होगा। वहीं जब उनसे पूछा गया है कि क्या वे बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि फिलहाल इसको लेकर के उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा है। एनडीए से खुद अलग होने के बाद वे लगातार बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं और अपने साथियों से मुलाकात करके अगली रणनीति पर काम करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला के कोचाधामन थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने बंगाल से बिहार आ रही शराब के बड़े खेप को जब्त किया है। यह साथ ही पटना निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को कोचाधामन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर बलिया पुलिस पिकेट के पास चेकिंग के दौरान सब्जी लोड गाड़ी से लाखों की शराब बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जो पश्चिम बंगाल से दरभंगा शराब की तस्करी करने की कोशिश में था। इस मामले की पुष्टि करते हुए कोचाधामन थाना अध्यक्ष आरिज अहम काम ने बताया है कि गुरुवार को एसआई अजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जब वाहन चेकिंग के दौरान बहादुरगंज की ओर से उजले रंग का एक 6 पहिया ट्रक काफ़ी तेज़ी से आ रहा था, जिसे जब पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो फिर वाहन चालक ने ट्रक की रफ्तार को और तेज कर दिया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे, तो अभी फॉलो कर दीजिए। अगर नहीं किए तो अभी फॉलो कर लीजिए। कर लिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।